मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन है। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी है। शायद आप विश्वास न करें, लेकिन मैं आज भी उस रात को याद करके कांप जाता हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और नई नौकरी मिली थी शहीद जनरल हॉस्पिटल में। ये शहर का सबसे पुराना सरकारी अस्पताल था। ईंट और पत्थर की दीवारें, जगह जगह सीलन के निशान और एक अजीब सी बू जो हर वक्त हवा में तैरती रहती थी। दिन के समय तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि चलने की भी जगह नहीं मिलती थी। मरीज, उनके परिजन, बच्चों का शोर, डॉक्टरों के चिल्लाने की आवाज़ें, सब कुछ इतना अस्त व्यस्त था कि कोई ठहर कर सोच ही नहीं सकता था। लेकिन रात होते ही यह जगह बदल जाती थी, जैसे किसी ने पूरे अस्पताल पर एक काली चादर डाल दी हो। सुनसान कॉरिडोर जिनमें मेरे जूतों की आवाज़ गूंजती रहती थी। दीवारों पर लगी सफ़ेद ट्यूब लाइटें टिमटिमाती रहती थीं, जैसे वे भी डर रही हों। आईसीयू की मशीनों की बीप बीप की आवाज़ दूर से सुनाई देती थी, जो रात की खामोशी में और भी डरावनी लगती थी। मुझे पहली बार जब नाइट ड्यूटी मिली तो मैंने सोचा कि रात की शिफ्ट अच्छी रहेगी, कम भीड़, कम शोर, शांति से काम कर सकूंगा। लेकिन मैं गलत था। उस पहली रात ही मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। दूसरे डॉक्टर्स से बात करते हुए मुझे पता चला कि रात की ड्यूटी पर सिर्फ एक नर्स होती है, नर्स आर्या। सबने उसका नाम बड़े अजीब तरीके से लिया, जैसे डर रहे हों या फिर कुछ छिपा रहे हों। एक सीनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा था, अर्जुन, तुम नए हो, एक सलाह दूं, नर्स आर्या से ज़्यादा बात मत करना, अपना काम करो और चुप रहो। मैंने उस वक्त इस बात को हल्के में लिया। मैं एक तार्किक आदमी था, विज्ञान में विश्वास करता था। भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब मुझे बकवास लगता था। मैंने सोचा शायद वो नर्स किसी की पसंद नहीं है या फिर उसका स्वभाव खराब है। लेकिन जिस रात मैंने पहली बार उसे देखा, मेरी धड़कन तेज हो गई। रात ठीक 12 बजे मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था। मुझे एक नए मरीज का चार्ट चेक करना था। तभी मैंने एक आहट सुनी, जूतों की हल्की हल्की आवाज़। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लंबे कॉरिडोर के अंधेरे से एक सफ़ेद परछाई निकल कर आई। धीरे धीरे रोशनी में आई तो मैंने देखा वो नर्स आर्या थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म जो बिल्कुल साफ और प्रेस की हुई थी। उसके बाल पीछे बंधे हुए थे। चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उस पर एक अजीब शांत मुस्कान थी। वो मुस्कान जो असली नहीं लगती थी, जैसे किसी ने चेहरे पर पेंट कर दी हो। लेकिन सबसे अजीब थीं उसकी आंखें, बहुत गहरी, काली, ऐसी आंखें जिनमें रोशनी जाती तो थी लेकिन वापस नहीं आती थी। जैसे उन आंखों में एक अंधेरा कुआं हो जो सब कुछ निगल ले। वो मेरे पास आई। उसकी चाल में कोई आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। डॉक्टर साहब, आप नए हैं ना? उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडक थी। मैंने गले से आवाज़ निकाली, हाँ, मैं डॉक्टर अर्जुन हूँ। वो मुस्कुराई। फिर उसने कहा, आपकी पहली नाइट ड्यूटी है। चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। मैं पिछले 30 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। 30 साल? मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल जवान था, शायद 25-30 साल की लगती थी। 30 साल कैसे हो सकते हैं? मैंने सोचा शायद उसका मतलब कुल अनुभव से है। उसने मेरी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, आईसीयू के बेड नंबर 7 का मरीज आज नहीं बचेगा। मैं चौंक गया। क्या? तुम्हें कैसे पता? वो बस मुस्कुराई। उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। फिर वो घूम गई और कॉरिडोर में चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं बेड नंबर 7 की ओर भागा। वहाँ एक बुजुर्ग मरीज था जिसकी हालत गंभीर थी लेकिन स्थिर थी। उसकी पत्नी बाहर बेंच पर सो रही थी। मैंने उसके मॉनिटर चेक किए, सब नॉर्मल था। मुझे लगा शायद नर्स ने मजाक किया है। लेकिन 1 घंटे बाद मैं अपने केबिन में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था कि अचानक आईसीयू से तेज आवाज़ें आने लगी। मशीनों की बीप तेज हो गई थी। मैं दौड़ता हुआ गया। बेड नंबर 7 के मॉनिटर पर सीधी लाइन चल रही थी। मरीज की मौत हो चुकी थी। मैं सदमे में था। मैंने तुरंत सीपीआर शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस मरीज में जान वापस नहीं आई। मैं पसीने से लथपथ था। तभी मैंने देखा नर्स आर्या दरवाजे के पास खड़ी थी। वो पहले से वहाँ थी। उसके हाथ में एक इंजेक्शन थी, लेकिन उसने वो इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने उसकी ओर देखा, वो बस मुस्कुरा रही थी। मैंने मरीज के शरीर को देखा, कुछ अजीब था। उसका चेहरा बहुत सूखा लग रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी नमी खींच ली हो। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और आंखें धंस गई थीं। ऐसा नहीं होता। मैंने सैकड़ों मौतें देखी थी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन ऐसी मौत नहीं देखी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कुछ खींच लिया गया हो। मैंने नर्स की ओर देखा, लेकिन वो जा चुकी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, कैसे उसे पता था कि वो मरीज मरेगा, और उसके शरीर में ये बदलाव कैसे हुए। अगली सुबह मैंने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाने का फैसला किया। मुझे नर्स आर्या के बारे में जानना था। कुछ तो था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। रिकॉर्ड रूम एक पुराना बदबूदार कमरा था जहां फाइलें धूल में दबी पड़ी थीं। मैंने स्टाफ रजिस्टर निकाला और 2020 का पेज खोला। वहां नर्स आर्या का नाम था। फिर मैंने 2010 का देखा, वही नाम। फिर 2000 का, वही नाम। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने 1990 की फाइल निकाली। वहां भी वही नाम था, लेकिन इसमें एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो थी। मैंने उस फोटो को देखा और मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। वो वही चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही, कोई बदलाव नहीं। वही आंखें, वही मुस्कान। मैंने 1975 की फाइल निकाली। वहां भी वही फोटो थी। और फिर 1948, वहां एक पीली पड़ चुकी फोटो थी। उसमें अस्पताल के स्टाफ की एक ग्रुप फोटो थी, और उस फोटो में सबसे आगे नर्स आर्या खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। एक भी झुर्री नहीं, एक भी बदलाव नहीं। 70 साल से वो बिल्कुल वैसी ही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं वैज्ञानिक था, मुझे तर्क से सोचना था। शायद ये किसी परिवार की बात है, माँ बेटी, या फिर यह कोई गलती है। लेकिन दिल कह रहा था ये सच है। नर्स आर्या इंसान नहीं थी। अगले कुछ दिन मैं खुद को समझाता रहा कि जो मैंने देखा वो महज एक संयोग था। लेकिन रात की ड्यूटी हर बार मुझे उस नर्स के और करीब ले जाती थी, और हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता था। मैंने देखा कि आईसीयू में भर्ती कई मरीज रात में बेचैन हो जाते थे। वे अचानक नींद से उठते और चिल्लाने लगते। कोई कुछ समझ नहीं पाता था कि उन्हें क्या हो रहा है। डॉक्टर्स उन्हें शांत करने के लिए सेडेटिव्स दे देते थे, लेकिन मरीजों की आंखों में जो डर था वो असली लगता था। एक रात मैं आईसीयू के बेड नंबर 4 के पास खड़ा था। वहां एक मध्यम आयु का आदमी था जिसे दिल का दौरा पड़ा था। उसकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखों में घबराहट थी। डॉक्टर साहब, वो नर्स, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ? नर्स ने कुछ किया क्या? मैंने पूछा। वो इंजेक्शन नहीं लगाती, वो कुछ और करती है। उसने डर से चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन न ले। मैंने उसे शांत किया। आप घबरा रहे हैं, नर्स बस अपना काम कर रही है। लेकिन वो आदमी रोने लगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ रहे। जब वो रात में आती है, मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर से कुछ खींचा जा रहा है। वो मेरी सांसें खींच रही है। मुझे बचाइए, मुझे यहाँ से निकालिए। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि वो सच कह रहा है। उसकी आंखों में झूठ नहीं था। उसी रात मैंने दूसरे मरीजों से भी बात की। बेड नंबर 9 पर एक बुजुर्ग महिला थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसे रात में कोई दिक्कत तो नहीं होती, तो उसने भी वही बात कही। बेटा, वो नर्स, वो सफ़ेद कपड़े वाली, वो रात में आती है और मुझे छूती है। जब वो छूती है तो मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर से गर्माहट निकल रही है। मैं हल्की होती जा रही हूँ, जैसे खाली हो रही हूँ। मैंने और मरीजों से बात की। लगभग सभी ने एक जैसी बात कही। कुछ कहते थे कि नर्स उन्हें सिरिंज दिखाती है लेकिन लगाती नहीं। कुछ कहते थे कि वो उनके चेहरे के पास झुक जाती है और कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि उनके शरीर से ऊर्जा निकल गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सब मरीजों का भ्रम है या फिर कुछ और है? मैंने सीनियर डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हंसकर टाल दिया। अर्जुन, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ हर रोज मरीज मरते हैं। ये लोग डर से ऐसी बातें कहते हैं। तुम नए हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कुछ समय बाद ये सब आम लगने लगेगा। लेकिन मुझे आम नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस रात मैं फिर से नाइट ड्यूटी पर था। मैंने तय किया कि मैं नर्स आर्या पर नजर रखूंगा। रात के 1 बजे मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था। तभी मैंने नर्स को देखा। वो फिर से वही सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी। वो बेड नंबर 4 की ओर जा रही थी। वही मरीज जिसने मुझसे डर से कहा था कि नर्स कुछ अजीब करती है। मैं दूर से छुपकर देखने लगा। नर्स उस मरीज के पास पहुंची। उसके हाथ में एक सिरिंज थी। वो सिरिंज को मरीज की बांह के पास ले गई, लेकिन उसने इंजेक्शन नहीं लगाया। वो बस वहीं खड़ी रह गई। फिर उसने अपना चेहरा मरीज के चेहरे के बहुत करीब लाया, इतना करीब कि लगा वो उसे सूंघ रही है। मरीज की आंखें खुल गईं। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली।
उसके शरीर में एक झटका सा लगा और फिर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नर्स के चेहरे से एक धुंधला सफ़ेद धुआं सा निकला और मरीज के शरीर में समाने लगा। नहीं, वो धुआं नहीं था, वो मरीज के शरीर से निकलकर नर्स के मुंह में जा रहा था। मरीज का शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं, उसकी सांसें तेज हो गईं और कुछ ही सेकंड में मशीनों की बीप रुक गई। सीधी लाइन, मरीज मर गया था। नर्स ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसकी त्वचा पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे उसे नई ऊर्जा मिल गई हो। मेरी जान सूख गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। नर्स आर्या ने अपनी नज़र मेरी ओर घुमाई। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। नर्स आर्या मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी। वो जानती थी कि मैं भाग नहीं सकता। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा गहरी लग रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में गिर रहा हूं। डॉक्टर साहब, उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। आपने देख लिया? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुमने क्या किया उस आदमी के साथ? वो मुस्कुराई। मैंने बस अपना काम किया। वो वैसे भी मरने वाला था। मैंने सिर्फ प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया। लेकिन वो, मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो ठीक हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बच जाएगा। नर्स ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। डॉक्टर साहब, आप नए हैं, आप नहीं जानते कि मौत कब आती है, लेकिन मैं जानती हूं। मैं बहुत पुरानी हूं। मुझे पता है कि किसका समय आ गया है। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही युवा निखार था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का अंधेरा था। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो हंसी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। मैं एक नर्स हूं, बस इतना ही। नहीं, मैंने सिर हिलाया। तुम इंसान नहीं हो। मैंने फाइलें देखी हैं। तुम 70 साल से यहां हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम बूढ़ी क्यों नहीं होती? उसकी मुस्कान गायब हो गई। कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। क्योंकि मैं मर नहीं सकती डॉक्टर साहब। मैं मरना चाहती हूं, लेकिन मर नहीं सकती। मैं हैरान था। क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली। यह कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अब जब आपने सब देख ही लिया है तो आपको सच जानना चाहिए। आइए, मेरे साथ चलिए। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मना करूंगा तो शायद वो मुझे भी वैसे ही। मैंने सोचना बंद कर दिया और उसके पीछे चल दिया। वो मुझे अस्पताल के सबसे पुराने हिस्से में ले गई। वहां एक बंद कमरा था जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। वो अंदर गई और एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। यह मेरी डायरी है, उसने कहा, जो मैंने तब लिखी थी जब मैं इंसान थी। उसने डायरी मेरी ओर बढ़ाई। मैंने उसे खोला। पहले पेज पर लिखा था, नर्स आर्या देशपांडे, 15 मार्च 1948। मैंने पन्ने पलटे। उसमें एक युवा लड़की की जिंदगी की कहानी थी। वो अस्पताल में नर्स बनने के लिए आई थी। उसका सपना था कि वो मरीजों की सेवा करे। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैं यहाँ आई। नर्स ने कहा, मुझे नर्सिंग का बहुत शौक था। मैं लोगों की मदद करना चाहती थी। उसने एक पन्ना पलटा और एक तारीख पर रुकी। 23 अगस्त 1948। आज शहर में बुखार फैल गया है। हर दिन दर्जनों लोग मर रहे हैं। हम नर्सें दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन किसी को बचा नहीं पा रहे। वो महामारी का समय था, उसने कहा। प्लेग फैला हुआ था। हर रोज सैकड़ों लोग मर रहे थे। हम डॉक्टर्स और नर्सें दिन रात काम करते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। उसकी आवाज में दर्द था। और फिर एक दिन मुझे भी बुखार आ गया। उसने एक और पन्ना पलटा। 30 अगस्त 1948। मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूं। मेरे शरीर में ताकत नहीं बची, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मैं अभी बहुत छोटी हूं। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा मरीजों की सेवा करूं। भगवान, अगर तुम सुन रहे हो तो मुझे मरने मत दो। मुझे जीने दो। मुझे सेवा करने का मौका दो। नर्स की आंखों में आंसू आ गए। मैंने प्रार्थना की थी। मैंने भगवान से मांगा था कि मुझे जीने दो, मुझे मरीजों की सेवा करने दो। उसने डायरी बंद कर दी और मेरी प्रार्थना सुन ली गई। मैं सुन रहा था।
मेरी सांसें रुकी हुई थीं। लेकिन उसने कहा, प्रार्थना एक श्राप बनकर आई। मैं मरी नहीं। मेरा बुखार उतर गया। मैं जिंदा रह गई, लेकिन मैं बदल गई थी। कैसे? मैंने पूछा। मुझे भूख लगने लगी, लेकिन खाने की नहीं। मुझे जीवन की भूख लगती थी। मुझे लोगों की ऊर्जा चाहिए होती थी। मैंने पहली बार एक मरते हुए मरीज की ऊर्जा ली थी और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं इंसान नहीं रही। मैं सदमे में था। मैं पिशाचिनी बन गई थी। उसने कहा, मैं जीवन खाती हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को चुनती हूं जो वैसे भी मरने वाले होते हैं। मैं किसी निर्दोष को नहीं मारती। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सच्चाई थी। लेकिन यह सही नहीं है, मैंने कहा। तुम लोगों को मार रही हो। मैं नहीं मारती, उसने कहा। मौत वैसे भी आने वाली होती है। मैं बस उसे थोड़ा तेज कर देती हूँ और उनकी बची हुई ऊर्जा को लेती हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तो तुम क्यों नहीं मर जाती? मैंने पूछा। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम खुद को क्यों खत्म नहीं कर लेती? उसकी आंखों में आंसू बह निकले। क्योंकि मैं नहीं मर सकती। मैंने कोशिश की है। मैंने खुद को जहर दिया, खुद को जला दिया, खुद को मारने की हर कोशिश की, लेकिन मैं मरती नहीं हूँ। मेरा शरीर खुद को ठीक कर लेता है। यह श्राप है। मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस गई हूँ। मुझे उस पर तरस आया, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। तो अब तुम मेरा क्या करोगी? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। कुछ नहीं, आप स्वस्थ हैं। आपका समय नहीं आया है। मैं सिर्फ उन्हें लेती हूं जिनका समय आ चुका है। लेकिन मैंने तुम्हारा रहस्य देख लिया है। तो क्या? उसने कंधे उचकाए। आप किसे बताओगे? कौन विश्वास करेगा? और अगर आपने किसी को बताया भी तो लोग आपको पागल समझेंगे। वो सही कह रही थी। कौन विश्वास करेगा? बस एक बात याद रखिए डॉक्टर साहब, उसने कहा। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी जब तक आपका समय नहीं आता, लेकिन अगर आपने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं आपको भी ले लूंगी। उसकी आवाज़ में धमकी थी। मैं वहां से भाग आया। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया। जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में बार बार चलता रहता था। नर्स आर्या की वो काली आंखें, वो सफ़ेद धुआं जो मरीज के शरीर से निकलकर उसके मुंह में जा रहा था, और सबसे बुरा वो मरीज का चेहरा जो मरते समय दहशत से भर गया था। मैं अस्पताल जाता था, लेकिन अब मुझे हर चीज़ अलग लगती थी। मैं नर्स आर्या से बचने की कोशिश करता था। जब भी वो दिखती मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता था, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता था कि वो मुझे देख रही है। उसकी नज़र मुझ पर थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचता कि अगर मैं चला गया तो क्या होगा? वो नर्स तो यहाँ रहेगी, वो और लोगों की जान लेती रहेगी। क्या मैं चुपचाप सब कुछ देखता रहूँगा? एक रात मैं फिर से नाइट ड्यूटी पर था। मैंने तय किया कि मैं नर्स पर नज़र रखूँगा। मुझे किसी तरह सबूत चाहिए था। शायद मैं उसे वीडियो में रिकॉर्ड कर सकूं। मैंने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर मैं आईसीयू के बाहर छुपकर खड़ा हो गया। रात के 2 बजे नर्स आर्या दिखाई दी। वो बेड नंबर 11 की ओर जा रही थी। वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी जिसे लिवर की बीमारी थी। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अगले कुछ दिन क्रिटिकल हैं। नर्स उस महिला के पास पहुंची। उसने अपने हाथ में सिरिंज ली और महिला की बांह के पास ले गई, लेकिन फिर से उसने इंजेक्शन नहीं लगाया। वो झुकी और महिला के चेहरे के बहुत करीब आ गई। मैं अपने फ़ोन से सब रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं फ़ोन को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो हुआ। नर्स की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं। उसका मुंह असामान्य रूप से खुल गया और महिला के शरीर से एक सफ़ेद रोशनी निकली। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। महिला की आंखें खुल गईं। उसने नर्स को देखा और वो चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा आईसीयू गूंज गया। मशीनें पागलों की तरह बजने लगीं। नर्स पीछे हट गई। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। वो घबराई हुई लग रही थी। मैं दौड़कर अंदर गया। महिला की हालत बहुत खराब थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। मैंने तुरंत दूसरे डॉक्टर्स को बुलाया। हम सब ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट बाद वो महिला मर गई। मैंने देखा कि नर्स आर्या दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सभी डॉक्टर्स चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने अपना फ़ोन देखा। रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने वीडियो चलाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था। कोई नर्स नहीं दिख रही थी। कोई सफ़ेद रोशनी नहीं थी, बस काला अंधेरा। मेरा दिल बैठ गया। कैमरे ने कुछ नहीं पकड़ा था। मैं हताश होकर बैठ गया। मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। नर्स आर्या थी। डॉक्टर साहब, आप मुझे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे? उसकी आवाज़ में मजाक था। मैं कुछ नहीं बोला। आप नहीं समझे, मैं रिकॉर्ड नहीं होती। मैं जो करती हूँ वो इस दुनिया का नहीं है। कैमरे उसे नहीं पकड़ सकते। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। मैंने आपसे कहा था कि मेरे रास्ते में मत आइए, लेकिन आपने नहीं माना। वो मेरी ओर बढ़ी। मैं पीछे हटने लगा। मैं बस। आप बस क्या? उसने पूछा। आप मुझे पकड़ना चाहते थे? आप सोचते हैं कि आप मुझे रोक सकते हैं? मैं दीवार से टकरा गया। अब मेरे पास भागने की जगह नहीं थी। नर्स मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था। डॉक्टर साहब, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। अगली बार अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो आप भी मेरे शिकार बन जाओगे, और मुझे परवाह नहीं कि आपका समय आया है या नहीं। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। वो सांसें बर्फ की तरह ठंडी थीं। फिर वो पीछे हट गई और चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे पूरे शरीर में पसीना आ गया था। मैं समझ गया था कि मैं उससे नहीं लड़ सकता। वो बहुत ताकतवर थी और मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। मुझे कुछ करना था। अगले कुछ दिन मैं शांत रहा। मैंने नर्स से बात नहीं की। मैंने उसे देखने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे दिमाग में एक योजना बन रही थी। मुझे पता था कि कैमरे उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शायद कोई और तरीका हो। शायद कोई पुरानी किताबें हों जो पिशाचों के बारे में बताती हों। शायद कोई तरीका हो उसे रोकने का। मैंने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। वहाँ पुरानी किताबें थीं जो अलौकिक चीज़ों के बारे में बताती थीं। मैं लाइब्रेरी पहुँचा। वहाँ एक बूढ़ा लाइब्रेरियन था। मैंने उससे पूछा, क्या आपके पास पिशाचों के बारे में कोई किताब है? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। पिशाच? आप उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? बस एक शोध के लिए, मैंने झूठ बोला। उसने सिर हिलाया और मुझे लाइब्रेरी के सबसे पुराने सेक्शन में ले गया। वहाँ धूल भरी किताबें रखी थीं। यहाँ देखिए, उसने कहा, ये किताबें बहुत पुरानी हैं। इनमें भारतीय पिशाचों और राक्षसों के बारे में लिखा है। मैंने कई किताबें निकाली और पढ़ना शुरू किया। एक किताब में लिखा था, पिशाच वे आत्माएं होती हैं जो मरने के बाद भी धरती पर रह जाती हैं। ये किसी अधूरी इच्छा या श्राप की वजह से होता है। पिशाच जीवन ऊर्जा खाते हैं। ये लोगों की प्राणवायु को चूस लेते हैं। मैंने और पढ़ा, पिशाचों को मारना लगभग असंभव है, लेकिन उन्हें कमज़ोर किया जा सकता है। अगर उन्हें जीवन ऊर्जा न मिले तो वे धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। यह इंटरेस्टिंग था। अगर मैं नर्स को जीवन ऊर्जा लेने से रोक दूं तो शायद वो कमज़ोर हो जाए, लेकिन कैसे? वो हर रात आईसीयू में मरते हुए मरीजों को ढूंढ लेती थी। मैंने सोचा, अगर मैं उन मरीजों को बचा लूं जिन्हें वो मारने वाली है तो शायद वो भूखी रह जाए। लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि वो किसे टारगेट करने वाली है? तभी मुझे याद आया कि हर बार मरने से पहले नर्स मुझे या किसी को बता देती थी कि कौन सा मरीज मरने वाला है। अगली रात मैं तैयार था। मैंने अपने साथ सारी दवाइयाँ रखी थीं जो किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकती थीं। रात के 11 बजे नर्स आर्या आई। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। डॉक्टर साहब, आज बेड नंबर 3 का मरीज नहीं बचेगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तैयार हो गया। बेड नंबर 3 पर एक युवा लड़का था। उसे एक्सीडेंट हुआ था और उसके सिर में चोट लगी थी। उसकी हालत क्रिटिकल थी, लेकिन स्टेबल थी। मैं उसके पास गया और उसके सारे वाइटल्स चेक किए। सब ठीक था। रात के 2 बजे मैंने देखा कि नर्स उस लड़के के पास आ रही हैं। मैं तुरंत वहां पहुंच गया। मैं इस मरीज की देखभाल कर रहा हूं, मैंने कहा। नर्स ने मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। डॉक्टर साहब, आप फिर से मेरे रास्ते में आ रहे हैं? मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने कहा। मैं मरीजों को बचाता हूं, मारता नहीं। वो मुस्कुराई। आप सोचते हैं कि आप इसे बचा लेंगे? हाँ, मैंने कहा। ठीक है, उसने कहा, देखते हैं। वो वहां से चली गई। मैं पूरी रात उस लड़के के पास बैठा रहा। मैंने उसके सारे वाइटल्स मॉनिटर किए। मैंने उसे ज़रूरी दवाइयाँ दी। सुबह हुई। लड़का अभी भी जिंदा था। मैं खुश था। मैंने उसे बचा लिया था। लेकिन अगली रात जब मैं ड्यूटी पर आया तो मुझे पता चला कि बेड नंबर 3 का वो लड़का मर गया था। मैं सदमे में था। मैंने तो उसे बचा लिया था, फिर वो कैसे मर गया? मैंने रिपोर्ट पढ़ी। लिखा था कि दिन में अचानक उसकी हालत बिगड़ गई
और वो कार्डियक अरेस्ट से मर गया। लेकिन मुझे शक था। मुझे लगा कि नर्स ने दिन में भी उसे मारा होगा। मैं गुस्से में था। मैंने नर्स को ढूंढा। वो मुझे अस्पताल के बाहर बगीचे में मिली। वो एक बेंच पर बैठी थी। तुमने उसे मारा? मैंने कहा। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, उसने कहा, मैंने उसे मारा। आपने रात को मुझे रोक दिया था तो मैंने दिन में उसे ले लिया। लेकिन दिन में तुम कैसे? डॉक्टर साहब, उसने कहा, मैं किसी भी समय किसी को भी मार सकती हूँ। बस मुझे रात पसंद है क्योंकि रात में कम लोग होते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो मैं दिन में भी काम कर सकती हूँ। मैं निराश हो गया। मैं उसे रोक नहीं सकता था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने पूछा। तुम कहती हो कि तुम्हें दर्द होता है, तो फिर तुम लोगों को मारना क्यों नहीं छोड़ देती? अगर तुम किसी को नहीं मारोगी तो शायद तुम मर जाओ। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कोशिश की है। मैंने एक बार 3 महीने तक किसी को नहीं मारा। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरा शरीर सूखने लगा था। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं चीखती रहती थी। लेकिन मैं मरी नहीं, बस दर्द बढ़ता गया। और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर से किसी को मारा और मैं फिर से ठीक हो गई। उसकी आवाज़ में दर्द था। यह श्राप है डॉक्टर साहब। मैं न तो जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मैं बस एग्जिस्ट करती हूँ। मुझे उस पर दया आई, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था। वो लोगों को मार रही थी। तो क्या कोई तरीका नहीं है तुम्हें रोकने का? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराई। शायद है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मारना होगा, और मुझे मारना बहुत मुश्किल है। कैसे? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। आप सच में जानना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। सुनिए, मैं एक आत्मा हूं जो एक शरीर में फंसी है। अगर आप मेरे शरीर को नष्ट कर दें तो भी मैं नहीं मरूंगी। मेरी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो फिर? मुझे सच में मारने के लिए, उसने कहा, आपको मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा, और उसके लिए आपको उस श्राप को तोड़ना होगा जो मुझ पर है। कैसे तोड़ा जा सकता है श्राप? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। जब मैं मरी थी तो मैंने प्रार्थना की थी कि मैं हमेशा मरीजों की सेवा करूं। यह प्रार्थना श्राप बन गई। अगर इस श्राप को तोड़ना है तो किसी को मेरी जगह लेनी होगी। मेरा दिल बैठ गया। मतलब, उसने कहा, किसी को वैसी ही प्रार्थना करनी होगी जैसी मैंने की थी, और उस व्यक्ति को मरना होगा। तब वो व्यक्ति मेरी जगह ले लेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं सन्न रह गया। यानी किसी को अपनी जान देनी होगी। लेकिन कौन ऐसा करेगा? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराई। कोई नहीं, इसीलिए मैं आज तक यहां फंसी हूं। मैं वहां से चला आया। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। क्या मैं किसी की जान ले सकता हूं सिर्फ नर्स को मुक्त करने के लिए? नहीं, यह गलत होगा। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो नर्स और लोगों को मारती रहेगी। मैं उलझन में था। कुछ दिन बीत गए। मैं नर्स से बचता रहा, लेकिन हर रात मैं देखता था कि कोई ना कोई मरीज मर जाता था, और हर बार नर्स वहां होती थी। मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैं एक डॉक्टर था, लेकिन मैं अपने मरीजों को नहीं बचा पा रहा था। एक रात मैं अपने केबिन में बैठा था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ। मैं तुरंत उठा और बाहर गया। आवाज़ आईसीयू से आ रही थी। मैं दौड़कर आईसीयू में गया। वहां बेड नंबर 6 पर एक बूढ़ा आदमी था। वो चिल्ला रहा था, वो आ रही है, बचाओ मुझे। मैंने देखा कि नर्स आर्या उसकी ओर आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नर्स का चेहरा वो बदल रहा था। उसकी त्वचा पर नसें उभर आई थीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। उसका मुंह बहुत बड़ा खुल गया था। उसके दांत लंबे और नुकीले दिख रहे थे। वो अब इंसान नहीं लग रही थी, वो एक राक्षसी लग रही थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत की और उसके सामने खड़ा हो गया। रुको, मैंने कहा। नर्स ने मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। हटो। उसकी आवाज़ अब भारी और डरावनी थी। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें इस आदमी को मारने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो मेरी ओर बढ़ी। मैं पीछे हटा, लेकिन वो बहुत तेज थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। तुम बहुत परेशान कर रहे हो, उसने कहा। शायद अब तुम्हारा समय आ गया है। वो अपना मुंह मेरे चेहरे के करीब ले आई। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी कुछ हुआ। उस बूढ़े आदमी ने
जिसे नर्स मारने वाली थी, अचानक उठकर नर्स पर एक भारी मशीन फेंक दी। नर्स को चोट लगी और उसने मेरा गला छोड़ दिया। मैं गिर पड़ा और खांसने लगा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, भागो डॉक्टर साहब, भागो। मैं उठा और भागने लगा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा। नर्स उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। तुमने गलती की, उसने कहा, और फिर उसने उस आदमी को मार दिया। एक ही झटके में उसने उस आदमी की सारी जीवन ऊर्जा चूस ली। मैं सदमे में था। वो आदमी, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं वहां से भाग आया। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक अस्पताल नहीं गया। मैं बीमार छुट्टी ले ली। मैं डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि नर्स मुझे मार दे, लेकिन घर बैठे बैठे मुझे गिल्ट होने लगा। मैं एक डॉक्टर था, मेरा काम मरीजों को बचाना था, और मैं यहां डर कर भाग आया था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और मैं क्या कर रहा था? कुछ नहीं। मैंने तय किया कि मैं वापस जाऊंगा। मैं नर्स से लड़ूंगा, भले ही मैं हार जाऊं, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। मैं अस्पताल वापस गया। सबने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था। मैंने बहाना बना दिया। उस रात मैं फिर से नाइट ड्यूटी पर था। मैं नर्स का इंतजार कर रहा था। वो रात के 12 बजे आई। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। डॉक्टर साहब, आप वापस आ गए। मुझे लगा कि आप हमेशा के लिए भाग गए। मैं नहीं भागता, मैंने कहा। अच्छा, उसने कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? फिर से मुझे रोकने के लिए? हाँ, मैंने कहा। वो हंसी। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बहादुरी से कुछ नहीं होगा। शायद, मैंने कहा, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ बदला। डॉक्टर साहब, उसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मरीजों की परवाह करते हो, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तो मार दो, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगा। वो कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम नहीं समझ रहे। मैं यह नहीं चुनती कि मैं किसे मारूं। मुझे वो लोग दिखते हैं जिनका समय आ गया है। मैं बस उन्हें ले लेती हूँ। वो वैसे भी मरने वाले होते हैं, लेकिन तुम उन्हें जल्दी मार देती हो। मैंने कहा, शायद अगर तुम ना होती तो वो थोड़ा और जी लेते। उसने सिर हिलाया। शायद, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, वो तो मरने ही वाले हैं। फ़र्क पड़ता है, मैंने कहा। हर एक पल मायने रखता है। वो चुप हो गई। मुझे लगा कि शायद उसे मेरी बात समझ आ रही है। डॉक्टर साहब, उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। मैं भी मरीजों को बचाना चाहती थी। मैं भी सोचती थी कि हर एक पल मायने रखता है, लेकिन फिर मैं खुद मर गई और मुझे एहसास हुआ कि मौत अटल है, कोई इससे नहीं बच सकता। लेकिन यह तुम्हें लोगों को मारने का हक नहीं देता। मैंने कहा, मैं नहीं मारती, उसने कहा, मौत मारती है। मैं बस एक माध्यम हूं। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि वो अपनी बात से नहीं हटेगी। तो क्या तुम मुझे मारोगी? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो मैं पहचान नहीं पाया। नहीं, उसने कहा, अभी नहीं, तुम्हारा समय नहीं आया है। तो फिर कब आएगा? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराई, जल्द ही। और वो चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। अगले कुछ हफ्ते अजीब तरह से शांत रहे। नर्स आर्या ने किसी को नहीं मारा, या शायद उसने मारा हो, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता था कि कुछ गलत है। मेरा शरीर थका हुआ रहता था। मुझे सिर दर्द रहता था और कभी कभी मुझे चक्कर आने लगते थे। मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैंने आराम करने की कोशिश की, लेकिन आराम करने के बाद भी मैं थका हुआ महसूस करता था। एक दिन मैं अपने घर में था। मैंने अचानक खून की उल्टी कर दी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत अस्पताल जाकर अपने टेस्ट्स करवाए। रिपोर्ट आई और मैं सन्न रह गया। मुझे कैंसर था, लीवर कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेज में। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था। मुझे कैसे कैंसर हो सकता है? मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि यह बहुत एग्रेसिव कैंसर है और मुझे शायद कुछ महीने ही बचे हैं। मैं टूट गया। मैं अभी सिर्फ 30 साल का था। मेरी पूरी जिंदगी बाकी थी। मैं घर आया, मैं सोफे पर बैठ गया और रोने लगा। तभी मुझे नर्स आर्या की बात याद आई। उसने कहा था, तुम्हारा समय जल्द ही आएगा। क्या वो जानती थी? क्या उसे पता था कि मुझे कैंसर है? मुझे गुस्सा आया। मैं तुरंत अस्पताल गया। मैंने नर्स को ढूंढा। वो मुझे छत पर मिली। वो वहाँ खड़ी शहर को देख रही थी। तुम्हें पता था? मैंने कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। हाँ,
उसने कहा। मुझे पता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने चिल्लाकर पूछा। क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, उसने कहा। अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम सोचते कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैं रोने लगा। मैं नहीं मरना चाहता। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दया थी। कोई नहीं मरना चाहता, उसने कहा, लेकिन मौत आती है। लेकिन मैं अभी बहुत छोटा हूं, मैंने कहा। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मैं भी 18 साल की थी जब मैं मरी, उसने कहा। मुझे भी बहुत कुछ करना था। मैं समझ गया कि वो क्या कह रही है। तो अब तुम मुझे मारोगी? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। तुम्हारे पास अभी कुछ महीने हैं। तुम उन महीनों को जी लो। जब तुम्हारा समय आएगा तब मैं आऊंगी। मैं वहां से चला आया। अगले कुछ हफ्ते मैं अपने परिवार के साथ बिताया। मैंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। मैंने अपने दोस्तों से मिला। मैंने वो सब काम किए जो मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दर्द इतना था कि मैं चिल्लाता रहता था। मुझे आईसीयू में बेड नंबर 13 पर रखा गया था। रात के 3 बजे मैं अकेला था। मेरे परिवार वाले घर चले गए थे। तभी मैंने एक आहट सुनी। मैंने आंखें खोली। नर्स आर्या वहां खड़ी थी। तुम्हारा समय आ गया है, उसने कहा। मैं डर गया। नहीं, अभी नहीं, मुझे और समय चाहिए। उसने सिर हिलाया। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूंगी। नहीं, मैंने कहा, मैं नहीं मरना चाहता। वो मेरे पास बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। डॉक्टर साहब, उसने कहा, तुमने मुझे एक बात सिखाई। तुमने कहा था कि हर एक पल मायने रखता है। तुम सही थे, लेकिन अब तुम्हारे पल खत्म हो गए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं डर रहा हूं, मैंने कहा। मुझे पता है, उसने कहा। मैं भी डरी थी जब मैं मर रही थी, लेकिन मौत उतनी डरावनी नहीं है जितनी लगती है। मौत बस एक नींद है। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, उसने कहा। मैं बस तुम्हें हल्का कर दूंगी। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी आंखें फिर से काली हो गईं। उसका मुंह खुल गया और फिर मुझे लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। एक गर्म सफेद रोशनी। वो रोशनी मेरे मुंह से निकलकर उसके मुंह में जा रही थी। अजीब बात थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे शांति मिल रही थी। मेरा दर्द खत्म हो रहा था। मेरा शरीर हल्का हो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं। मैंने अपने जीवन के सारे पल देखे। मेरा बचपन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे मरीज, और फिर सब खत्म हो गया। सब शांत हो गया। मैं मर गया था, लेकिन मैं अभी भी कुछ महसूस कर रहा था। मैं अभी भी सोच सकता था। मैंने आंखें खोली। मैं अपने शरीर को नीचे लेटा हुआ देख रहा था। मशीनें सीधी लाइन दिखा रही थी। नर्स आर्या वहां खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गया, मैं अब आत्मा बन गया था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नर्स ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया, उसने कहा। किस बात का? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ अब हवा की तरह थी। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कभी एक अच्छी इंसान थी, उसने कहा। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं क्यों नर्स बनी थी। उसने गहरी सांस ली। मैं अब और नहीं कर सकती, उसने कहा। मैं और लोगों को नहीं मार सकती। लेकिन फिर तुम मर जाओगी, मैंने कहा। तो मर जाऊंगी, उसने कहा। शायद यही बेहतर है। और फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका शरीर पारदर्शी होता गया और कुछ ही क्षणों में वो गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैं समझ गया कि उसने आखिरकार मुक्ति पा ली थी और मैं भी धीरे धीरे उड़ने लगा, एक रोशनी की ओर। एक गर्म सफेद रोशनी। शायद यह स्वर्ग था या शायद कुछ और, लेकिन मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मुझे शांति मिल रही थी। मैं मुस्कुराया और अंधेरे में खो गया।